गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मानव प्रजातियाँ और मानव प्रजातियों का वर्गीकरण का आधार क्या है, और ये आधार हम ग्रिफिथ टेलर के अनुसार पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये बीए पार्ट 1 के ज्योग्राफी के पेपर सेकंड मानव भूगोल से संबंधित है, और ये आपका यूनिट जो सेकंड है उसका एक पार्ट है। हम सभी जानते हैं कि जो प्रजाति है उनका जो पृथक अस्तित्व है वो उनके अंतर्यौन संबंध, उनकी भौगोलिक पृथकता इत्यादि कई बातों पर निर्भर करता है। साथ साथ में उनके जो शारीरिक लक्षण इत्यादि है उन पर भी पर्यावरण, भोजन इत्यादि बातों का प्रभाव पड़ता है। यदि जैसे कोई भी एक प्रजाति है, यदि वो एक ही पर्यावरण या अंतर्यौन संबंध में रहे तब तो हम उसका वर्गीकरण बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है। ये जितनी भी मानव प्रजातियां हैं इन सब का मिश्रण है वो इस सीमा तक हो गया है कि हम इनके जो शारीरिक लक्षण हैं इनके आधार पर इनका वर्गीकरण करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी जटिल कार्य है। वास्तव में ये जितनी प्रजाति है ना वो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा गुंथ गई है कि इनको एक दूसरे से अलग करना हमारे लिए असंभव है। फिर भी विभिन्न जो मानव शास्त्री हुए हैं इन्होंने प्रजातियों को वर्गीकृत करने का अपने अपने तरीके से प्रयास किया है, और इन जो मानव शास्त्री है इन्होंने वर्गीकरण के आधार में भिन्न भिन्न शारीरिक लक्षण, सामान्य पूर्वज, दैहिक विशेषता, भौगोलिक स्थिति, आकृति इत्यादि कई बातों को इन्होंने महत्व दिया है। लेकिन हम जैसे प्रजाति वर्गीकरण की बात करते हैं तो ये बाहर से हमें जितना सरल प्रतीत होता है कि इन लक्षणों के आधार पर हम उनको अलग अलग कर देंगे, वास्तव में वो उतना आसान होता नहीं है। उनका जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हमें बहुत सी सावधानियां रखनी पड़ती है, जैसे कि उनकी शारीरिक संरचना की विशेषता और रक्त समूह की, उनकी शारीरिक भिन्नताओं की, और हम केवल एक ही लक्षण के आधार पर उनका वर्गीकरण नहीं कर सकते, हमें उनके बहुत से लक्षणों का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो इत्यादि बहुत से हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी हमारे मानव शास्त्रियों ने इसके संबंध में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। हमारे कोर्स में सिर्फ जो ग्रिफिथ टेलर है उनके जो वर्गीकरण का आधार है वो हमारे कोर्स में है, तो हम वहीं तक सीमित रहेंगे। तो देखते हैं ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के क्या आधार माने हैं। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के दो आधार माने हैं। पहला उनका शारीरिक लक्षण और दूसरा उनका जननिक एकसूत्रता। शारीरिक लक्षण में भी उन्होंने दो लक्षणों की बात की है, एक उनके बाहरी लक्षणों की और दूसरे उनके आंतरिक लक्षणों की। ठीक है, यानी कि एक जो उनके अनिश्चित या ऊपरी या जो बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं वो, और दूसरा उनका जैसे आंतरिक कंकाल, उनका संरचनात्मक या उनके जो निश्चित लक्षण है वो उसमें शामिल होंगे। और सेकंड है जननिक एकसूत्रता। सबसे पहले हम उनके बात करते हैं जो बाहरी, ऊपरी या जो अनिश्चित शारीरिक लक्षण है उनकी। ये जो बाहरी शारीरिक लक्षण हैं इन पर वातावरण का प्रभाव जो निश्चित लक्षण है इनकी तुलना में अधिक पड़ता है, और कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है जिनकी सहायता से हम इसका नाप कर सकें। ये प्रमुख शारीरिक लक्षण कौन कौन से हैं? तो होठ का आकार, आँखों का रंग और बनावट, मुख की आकृति, शरीर का कद, बालों की बनावट और गठन, और त्वचा का रंग। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें होठ के आकार की, ये जो होठ का आकार या उसकी बनावट है ये प्रजातियों के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो होठ का स्वरूप और उसकी मोटाई है उसी को आधार माना जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे निग्रोइड प्रजाति है या पश्चिमी अफ्रीकी लोग हैं उनके होठ क्या होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, ये फूले हुए होते हैं, बाहर को उल्टे हुए होते हैं, और होठ का किनारा भी इनका बहुत ही स्पष्ट होता है। जबकि अन्य प्रजातियों की यदि हम बात करें तो बहुत ही कम स्थूलता या फैलाव होता है, पतले होते हैं होठ, छोटे और अंदर की ओर झुके हुए होते हैं। तो होठ के आकार के आधार पर हम विभिन्न प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरी हम बात करें आँखों के रंग और बनावट की, तो सामान्यतः यदि हम सभी प्रजातियों की बात करें तो सभी का आँखों का रंग सामान्यतः क्या होता है, काला होता है। फिर भी जो आँख की पुतली है
उसका रंग हरा, नीला या भूरा होता है। जहाँ निग्रो प्रजाति की हम बात करें तो अधिकांश की पुतली काली होती है। कॉकेसाइड की बात करें तो अधिकांश की नीली या हल्के भूरे रंग की होती है। यदि हम आँखों के बनावट की बात करें तो कुछ की आंखें क्या होती है, बादाम की तरह तिरछी होती है, जैसे कि जापान के लोग या उत्तरी अफ्रीका के लोग, है ना। तो आँखों की रंग और बनावट के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरी बात करें हम मुख की आकृति की। मुख और जो सिर की बनावट होती है उसमें काफ़ी समानता होती है। जैसा यदि किसी का मुख संकरा है तो उसका सिर भी कैसा होगा, संकरा होगा। ठीक है। निग्रो प्रजाति की यदि हम बात करें तो उसमें मुख का जो निचला अंश होता है वो विशेष रूप से उभरा हुआ होता है। मंगोलॉइड प्रजाति के जो लोग हैं वो मध्यम और कॉकेसाइड प्रजाति के लोगों का कम उभरा हुआ जबड़ा होता है। ठीक है। तो इस आधार पर यदि हम मुख को डिवाइड करें तो कुछ लोग चौड़े मुख वाले होते हैं, कुछ मध्यम मुख वाले और कुछ लंबे मुख वाले लोग होते हैं। ठीक है। अब अगला आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा शरीर का कद। जो शरीर का कद है ये भी प्रजाति विभेदीकरण का एक बहुत ही सरलतम आधार है। विभिन्न जो कद के लोग हैं उनको विभिन्न प्रजातियों का हम वंशज मान सकते हैं। और शरीर का कद कैसा हो सकता है, नाटा कद हो सकता है। यदि उनकी शरीर की ऊंचाई है, यदि वो 160 सेंटीमीटर से कम है तो वो नाटे कद के लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीका के जैसे पिग्मी लोग हैं, चाइनीज़ जापानीज़ लोग हैं, वो सब नाटे कद में शामिल होते हैं। मझले कद की बात करें तो इनके शरीर की जो ऊंचाई है वो 160 से 165 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और सामान्यतः मलेशिया, सुमात्रा, न्यू गिनी इत्यादि में मंझले कद के लोग मिलते हैं। लंबे कद की यदि हम बात करें तो उनके शरीर की ऊंचाई 165 से 170 के बीच में होती है। और मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियाई, द्रविड़, भूमध्य सागरीय लोग लंबे कद के होते हैं। और यदि बहुत लंबे कद की बात करें तो जिनके शरीर की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर से अधिक होती है वो बहुत लंबे कद में शामिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पूर्वी सूडान के लोग, अफ़गान, अल्पाइन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के लोग लंबे कद में शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बालों की बनावट या गठन। जो बालों की बनावट है इसके आधार पर जो प्रजातियों का वर्गीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो बालों की बनावट होती है उस पर पर्यावरण, आयु, लिंग, जलवायु, भोजन इत्यादि का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। और सामान्यतः जो बालों की बनावट है वो वंशाणु जो क्रम होता है उसके द्वारा निर्धारित होती है। इसके कारण से हम इसकी माप करना भी हमारे लिए काफ़ी संभव हो पाता है। बालों की बनावट के आधार पर जैसे घुंघराले बाल, चिकने बाल, छल्लेदार, लहरदार, सीधे बाल, ऐंठनदार बाल इत्यादि विभिन्न प्रकार के बाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीधे जो बाल होते हैं वो मंगोलॉइड और कॉकेसाइड प्रजाति के लोगों की विशेषता होती है। ऐंठनदार बाल होते हैं वो निग्रो प्रजाति की विशेषता होती है। जो छल्लेदार बाल होते हैं वो निग्रोइड की विशेषता होती है। इस प्रकार जो विभिन्न प्रकार के जो बालों के प्रकार हैं वो प्रजाति निर्धारण में हेल्प करते हैं। और बाहरी शारीरिक लक्षण के अंदर अंतिम पॉइंट है त्वचा का रंग। त्वचा के रंग के आधार पर भी हम प्रजाति का निर्धारण कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो मानव त्वचा का रंग का जो निर्धारण है वो 3 तत्वों के आधार पर होता है। पहला होता है मेलेनिन तत्व, दूसरा जो तत्व होता है वो होता है कैरोटीन तत्व, और तीसरा होता है आपका हीमोग्लोबिन तत्व। यदि त्वचा में मेलेनिन तत्व सबसे ज़्यादा है तो उस त्वचा का रंग कैसा होगा, काला या गहरा भूरा। यदि कैरोटीन तत्व ज़्यादा है तो उस त्वचा का रंग पीला होगा, और यदि हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो उसका रंग श्वेत या फिर गोरा होगा। साथ ही हम सब जानते हैं कि त्वचा पर क्या होता है, पर्यावरण का प्रभाव भी पड़ता है। यदि लगातार धूप में काम करते हैं तो त्वचा का रंग काला हो सकता है, लेकिन यदि वापस वातावरण चेंज हो जाए तो वो रंग वापस क्या हो सकता है, श्वेत वर्ण वगैरह में चेंज हो सकता है। तो वातावरण इसको बहुत अधिक प्रभावित करता है। मुख्य रूप से हम त्वचा के रंग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, श्वेत त्वचा रंग, पीत त्वचा और श्याम त्वचा। ये बाहरी जो शारीरिक लक्षण है इसके बाद में हम बात करते हैं
संरचनात्मक या आंतरिक कंकाल या निश्चित लक्षण के बारे में, मतलब आंतरिक जो शारीरिक लक्षण है इनके बारे में। 3 प्रकार के हैं ये, नाक की आकृति, कपाल की धारिता या क्षमता और कपाल सूचकांक और सिर की बनावट। सबसे पहले हम बात करते हैं नाक की आकृति या नासा सूचकांक की। ये जो नाक का आकार होता है ये अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार का होता है। बनावट के आधार पर यदि हम बात करें तो घुमावदार नाक, सीधी नाक, उभरी नाक, गहरी नाक, अवतल नाक इत्यादि विभिन्न नाक के प्रकार हो सकते हैं। इसमें एक बात की थी हमने नाक की आकृति में नासा सूचकांक की या नासिका सूचकांक की। नासा सूचकांक क्या होता है, जो नाक की चौड़ाई अपॉन में नाक की लंबाई, अर्थात नाक की चौड़ाई बटा लंबाई गुणा 100 यदि हम कर दे तो वो उसका नासा सूचकांक होता है। यदि नासिका सूचकांक 80 से अधिक है तो वो चौड़ी नासिका होगी, जो मुख्य रूप से निग्रो प्रजाति की विशेषता होती है। यदि नासिका सूचकांक 75 से 80 के बीच में हो तो वो नासिका मध्यम चौड़ी होती है और वो मंगोलाइड प्रजाति की विशेषता होती है। और यदि 75 से कम है तो वो नासिका कैसी होती है, पतली नासिका होती है और वो कॉकेसाइड प्रजाति की विशेषता होती है। जो आंतरिक शारीरिक लक्षण है उसमें हमारा दूसरा पॉइंट है कपाल की धारिता या क्षमता। जो मानव प्रजाति निर्धारण का एक मुख्य सूचकांक कपाल का आकार ज्ञात करना होता है। यदि हम कपाल में जल या सरसों जैसे लघु कण वाले यदि पदार्थ भर दें तो हम कपाल की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। यूरोप के अंदर यदि हम पुरुषों की औसत कपाल क्षमता की बात करें तो वो 1450 घन सेंटीमीटर होती है और महिलाओं की 1300 घन सेंटीमीटर होती है। और जैसे जैसे कपाल के आकार में वृद्धि होगी उनकी क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। बुशमैन, बेद्दा, निग्रिटो ये जो लोग हैं इनकी कपाल क्षमता काफ़ी कम देखने को मिलती है। जो निश्चित शारीरिक लक्षण है उसमें हमारा जो तीसरा है वो है सिर की बनावट और कपाल सूचकांक। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर जो पर्यावरण का प्रभाव है वो बहुत कम पड़ता है। लेकिन वर्तमान में इसका महत्व बहुत कम हो गया है क्योंकि जो एक ही प्रजाति के लोग हैं इनकी सिर की बनावट में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। जैसे श्वेत प्रजाति में क्या होता है, लंबा, चौड़ा, मध्यम सिर सभी प्रकार के सिर देखने को हमें मिल जाते हैं। इसमें हमने एक वर्ड देखा था कपाल सूचकांक। कपाल सूचकांक क्या होता है, जैसे हमने पहले नासा सूचकांक की बात की थी तो नासिका की चौड़ाई बटा लंबाई, सेम कपाल सूचकांक होता है। कपाल सूचकांक क्या होता है, सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई गुणा 100। ठीक है, ये ध्यान रखना है, चौड़ाई ऊपर रखनी है और आपको लंबाई नीचे रखनी है। तो इस आधार पर विभिन्न प्रजातियों का निर्धारण किया जाता है, जैसे लंबे सिर वाले, मध्यम सिर वाले, छोटे सिर वाले विभिन्न प्रजातियां होती है। तो इस प्रकार हमने प्रजाति निर्धारण के विभिन्न शारीरिक लक्षण बाहरी और आंतरिक का अध्ययन किया। लेकिन ये जो वर्गीकरण है इसकी काफ़ी आलोचना की जाती है। ये जो हमने देखा ये वर्गीकरण किसके आधार पर है, शारीरिक लक्षणों के आधार पर है, जिनकी जो वर्तमान के अंदर मानव शास्त्री है वो इसको युक्तियुक्त नहीं मानते। उनके अनुसार वो मानते हैं कि ये वर्गीकरण सही नहीं है। इसके कारण क्या है, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि इसके अंदर शारीरिक लक्षणों के आधार पर किसी एक तत्व विशेष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उसी के आधार पर प्रजाति की पहचान की जाती है और उनमें अंतर किया जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो इसमें वस्तुनिष्ठता क्या होती है, काफ़ी कम होती है। हम अपने अकॉर्डिंग उसकी व्याख्या करते हैं, इस कारण से ये वर्गीकरण सही नहीं है। दूसरा, जब भी हम ये वर्गीकरण करते हैं तो उसमें पर्यावरण से अप्रभावित क्षेत्र हो तो वो क्या रहता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। लेकिन कोई भी ऐसा शारीरिक लक्षण नहीं है जिस पर पर्यावरण का प्रभाव न पड़ता हो, तो उस कारण से वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाता है। साथ ही में जो विभिन्न शारीरिक लक्षणों के जो सूचकांक है उसको विभाजित करते समय भिन्न भिन्न सूचकांक सीमाओं का प्रयोग किया गया। इससे यह प्रजाति वर्गीकरण क्या हो गया, बहुत अधिक वस्तुनिष्ठ हो गया, जो कि सही नहीं माना जाता है।
तो इन सब आधारों पर इस वर्गीकरण की आलोचना की जाती है। तो हमारा जो सेकंड वर्गीकरण का आधार है वो है जननिक एकसूत्रता। जो बाह्य शारीरिक लक्षण है उनके अंदर वर्गीकरण में हमने बहुत सारी त्रुटियां देखी। तो जो आधुनिक मानव शास्त्री है वो प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए जो आनुवंशिकता है उसको अधिक महत्व देते हैं। और हम सब जानते हैं कि जीन्स क्या है, आनुवंशिकता की मूल इकाई होती है। और जो विभिन्न शारीरिक लक्षण है उनमें भिन्नता भी जीन की भिन्नता के कारण ही उत्पन्न होती है। तो और ये जीन्स पर्यावरण के अनुसार परिवर्तित भी नहीं होते, केवल विभिन्न जीन्स का अनुपात बदलता है या फिर ज़्यादा लंबी अवधि हो जाती है तो ये जीन परिष्कृत हो जाते हैं। इसलिए जो प्रजाति वर्गीकरण है उसमें जीन क्या है, मुख्य आधार है। और इस आधार पे जो रक्त समूह है वो वर्तमान में प्रजाति निर्धारण के सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि ये पर्यावरण से क्या होते हैं, बहुत ही कम प्रभावित होते हैं और विश्व की प्रजाति निर्धारण में ये सबसे प्रभावशाली कारक माने जाते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, और इन्हीं के आधार पर हम विश्व की विभिन्न प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। लेकिन ये जो रक्त समूह है इनके अंदर भी मानव शास्त्र में काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि विभिन्न रक्त समूह आज के समय में आपस में बहुत अधिक एक दूसरे से घुल मिल गए हैं और एक ही प्रजाति में कई प्रकार के रक्त समूह मिल जाते हैं। लेकिन जो रक्त समूह और पीटीसी परीक्षण है उनके द्वारा ये पुष्टि होती है कि जो प्रजाति विभेदीकरण है इसके माध्यम से अधिक सूक्ष्म मतलब यदि हम शारीरिक लक्षणों की तुलना करें तो उनके तुलना में ये क्या है, काफ़ी अधिक हम उपयुक्त मान सकते हैं। धन्यवाद।